दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। जब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम व्यवस्थित रूप से समझते हैं तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इसका दूसरा पार्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर दो बिंदुओं में हम बात करेंगे। जब हम बंगाल की खाड़ी की में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई नदियों के बारे में पढ़ना है, और ये नदी एक क्रमिक नदी है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। जैसे पहली नदी आएगी स्वर्णरेखा नदी। हम लोग इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे, कहाँ किस किस क्षेत्र से होकर बहती है और कौन सी इसकी सहायक नदी है। फिर बात करेंगे ब्रह्मणी नदी के बारे में। फिर बात करेंगे महानदी के बारे में। फिर बात करेंगे गोदावरी के बारे में। फिर बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। फिर बात करेंगे पेन्नार, कावेरी, कई नदियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, और इसमें जो टॉपिक होगा वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहली नदी हम देखेंगे प्रायद्वीप की भारत की ये नदी स्वर्णरेखा। हालांकि प्रायद्वीप की अन्य नदियां भी हैं जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनके बारे में हमने बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत से ही निकलती हैं, लेकिन ये नदियां परावर्तित नदियां हैं, यानी ये उल्टे बहती हैं और जाके किसमें यमुना में मिल जाती हैं, और पीछे हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है। तो प्रायद्वीप भारत की जो शेष नदियां हैं उनको हम समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीप भारत का एक पहले चित्र बना लेते हैं, और इस तरीके से ये चित्र इधर अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालमपुर से चली गई है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है। इनका नाम भी लिख देते हैं, विंध्य पर्वत, और ये नीचे वाला है सतपुड़ा पर्वत, और ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अब यहाँ की नदियों के बारे में हम लोग समझेंगे, और ये क्षेत्र है क्या, बंगाल की खाड़ी। तो ये अगर आप पूरा भारत ऐसे चित्र में समझेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये शेष बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहली नदी हमने बात किया था स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब सबसे पहले बात आती है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर बहती है, कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से होके जाती है और कहाँ पे गिरती है। तो कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली नदी है स्वर्ण रेखा नदी। तो दोस्तों झारखंड है, झारखंड में रांची का पठार है, और रांची के पठार से ये नदी क्या है, निकलती है। कहाँ पर, रांची के पठार से, और यहीं से ये नदी निकलती है। इसका क्या नाम है, स्वर्ण रेखा, और कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का क्या नाम है, स्वर्ण रेखा। अब आपको पता है ये कहाँ से बहती हुई आती है, तो ये जमशेदपुर होते हुए आती है। कौन सा शहर, जमशेदपुर, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर का प्राचीन नाम पूछा जाता है कि जमशेदपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो जमशेदपुर का प्राचीन नाम साकची है। ठीक है, तो साकची होते हुए ये बहती हुई
कितने राज्यों में? तो सबसे पहला तो झारखंड से आती है, पहला राज्य हो गया झारखंड। और फिर ये क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि उड़ीसा का यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बालासोर। तो बालासोर होते हुए, बालासोर के पास, बालासोर के पास ये कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में। तो यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर का प्राचीन नाम क्या है? साकची। कहाँ से ये नदी निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। और झारखंड की राजधानी भी क्या है? रांची है। और कितने राज्यों में बहती है? तो ये 2 राज्यों में बहती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है दूसरी नदी आती है ब्रह्मणी नदी। तो ब्रह्मणी नदी भी कहाँ से निकलती है? झारखंड के दक्षिणी भाग से निकलती है, यहाँ से। और ये बहते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। और इस नदी का नाम है ब्रह्मणी नदी। तो पूछा जाता है ब्रह्मणी नदी कहाँ पे उद्गम है? तो झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र से निकल के उड़ीसा तक आती है। और उड़ीसा के बाद ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी के बारे में। अब महानदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। तो ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से बहते हुए कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मुहावने पर क्या है? एक कई भागों में विभाजित हो जाती है। और इस क्षेत्र को नाम है माउथ ऑफ महानदी। तो माउथ ऑफ महानदी क्योंकि ये मुहावने में क्या है? कई भागों में बढ़ जाती है। और यही सी नदी पे क्या है? एक हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। तो सॉरी, किस नदी पर बना हुआ है पूछा जाता है। तो ये महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। अब दरअसल में सतपुड़ा पर्वतमाला की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। इसका नाम क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो इसी में आके क्या है? मिल जाती है। ये इसी के सहायक नदी है। उड़ीसा, ये महानदी की क्या है? सहायक नदी। इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर से ज़्यादा है। या मान के चलिएगा 851 या 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पूछा जाता है कितने राज्यों में फैली है? तो ये छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलकर उड़ीसा होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये एक बड़ा क्षेत्र आप वहाँ बनाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जहाँ से ये निकलती है वो रायपुर के पास सिहावा स्थल है, सिहावा। तो यहीं से ये क्या है? ये नदी निकलती है। और ये 3 होते हुए क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक बड़ा अपवाद तंत्र बनाते हैं। ये इसका कुछ भाग जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में अफवाह आती है, इसकी सहायक नदियाँ भी आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। दोस्तों गोदावरी कहाँ से निकलती है? देखिएगा, याद रखिएगा, नाक यानी नासिक से निकल के क्या है? गोद में आ गई। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। अब देखते हैं नासिक कहाँ है। तो दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में क्या है? एक श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में फैली हुई है। और यहीं पर पड़ता है नासिक। क्या पड़ता है? नासिक पड़ता है। और नासिक से ही ये नदी क्या है? निकल के ऐसे बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ये कई राज्यों में बहती है। इसका अफवाह बहुत बड़ा है। इसे दक्षिण भारत, इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। ये कई राज्यों में बहती है। जैसे राज्यों के अगर नाम ये मुहाने पर ये भी जो है कई भागों में बढ़ जाती है। तो इसको भी माउथ ऑफ गोदावरी, गोदावरी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे ये निकलती तो है महाराष्ट्र से,
कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। फिर आगे बह के तेलंगाना पे पहुंचती है, तेलंगाना में पहुंचती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है, गढ़ की ये सीमा बनाती है, अर्थात यहाँ पर भी पहुँचती है। और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगर इसका अपवाद क्षेत्र देखा जाए तो इसका अपवाद क्षेत्र यानी गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनता है। तो इसमें महानदी उड़ीसा भी शामिल हो जाता है। क्योंकि ये दक्षिण भारत में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब यहाँ हमें समझना क्या है कि अपवाह की दृष्टि से यानी फैलाव की दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा नदी का एक बृहत रूप है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में गोदावरी का बृहत रूप है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम भी बात करते हैं। और इस बड़े होने के कारण इसे यानी अपवाह की दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हालांकि जब दक्षिण की गंगा आए तो दक्षिण की शब्द आए, ध्यान दीजिए, ये दक्षिण भारत लिखा है और दूसरा शब्द आता है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा जो है वो हो जाएगी कावेरी। अब दोनों में अंतर क्या है? कावेरी के उद्गम के बारे में ये कहा जाता है कि जब अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कमंडल से जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से गोदावरी का उद्गम उसी रास्ते से बहती हुई चली गई है। क्योंकि जो अगस्त्य ऋषि हैं उन्हें दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तो इसीलिए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाए तो कावेरी हो जाएगा, कावेरी शब्द हो जाएगा। और यदि दक्षिण भारत शब्द इस्तेमाल हो जाए तो वो हो जाएगी गोदावरी। या ये पूछ लिया जाए पवित्रता के आधार पर कौन सी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो कावेरी होगी। तो पवित्र, जैसे उत्तर भारत में पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में कावेरी को पवित्र नदी मानते हैं। तो जब हम इस गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो गोदावरी की कई सहायक नदियां हैं जिसको हम समझते हैं। जब ये नदी नासिक से निकलती है तो इस नदी का नाम होता है प्रवरा, और उसी के दक्षिण से एक नदी और आके मिलती है, इसका नाम होता है मूला। और ये जब दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या कहलाती है? गोदावरी कहलाती है। और गोदावरी की जो हम दो तरीके की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, एक तो बाएं तट की सहायक नदी और दूसरी दाएं तट की सहायक नदी। अब सबसे पहले आप समझिएगा बायां और दायां कौन सा भाग है। तो नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा की बीज धारा में यदि आप खड़े हो जाएं काल्पनिक रूप से, तो जो नदी का जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में आप मुँह करिए और उस आपका बायां नदी का बायां हो जाएगा और आपका दाहिना नदी का दाहिना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गोदावरी की बाएं तट की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो बाएं तट की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नदी जो आती है प्रवरा के बाद, इस नदी का नाम है दुधना। क्या नाम है? दुधना। दुधना। तो पूछा जाता है दुधना किसकी सहायक नदी है, और उसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी है पूर्णा। तो पूर्णा भी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। थोड़ा इसे हम साफ कर देते हैं ताकि इसको हम सही से समझा सकें, क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। और एक और नदी है जिसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता। और क्वेश्चन पूछा जाता है प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की जो प्राणहिता है ये आगे चल के कई भागों में बढ़ जाती है, जिनमें से एक का नाम होता है वेनगंगा। वेनगंगा। और वेनगंगा के पास में ही क्या बसना है? नासिक। क्या है? नासिक, सॉरी नागपुर। नागपुर। और ये नासिक है, ये क्या है? नागपुर। तो वेनगंगा के पास ही क्या है? नासिक, या उसी जिले में पड़ती है वेनगंगा।
उसके बाद इसकी एक और नदी है जिसका नाम है मूला। क्या नाम है? मूला। उसके बाद एक और नदी इसकी जिसका नाम है अंधेरी। अंधेरी। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पेनगंगा। पेनगंगा। तो पूछा जाता है पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो प्राणहिता की सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा है। और या इसी को वेनगंगा भी कह सकते हैं। या पेनगंगा किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की भी मानी जाती है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की भी मानी जाती है। पेनगंगा आगे वर्धा के नाम से जानी जाती है। वर्धा। तो वर्धा जो है महाराष्ट्र का एक फेमस ज़िला है। तो इस तरीके से प्राणहिता जो है इसके वेनगंगा पेनगंगा इसकी सहायक नदी है। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती। तो इंद्रावती का उद्भव जो है उड़ीसा से होता है। उड़ीसा से। और उड़ीसा से ये कहाँ आती? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होते हुए ये कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश होते हुए किसमें? गोदावरी में मिल जाती है। तो इस तरीके से गोदावरी की सहायक जो नदियां हैं वो आप देख रहे हैं, दुधना हो गया, पूर्णा हो गया, पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, वर्धा हो गई। और इस यही आगे चल के जब पेनगंगा वेनगंगा मिलती है तो ये प्राणहिता कहलाती है। और प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। फिर इंद्रावती इसकी भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। अब हम बात करते हैं गोदावरी के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दाहिने तरफ से एक नदी है मंजरा नदी। मंजरा नदी बड़ी फेमस नदी है जिसके बारे में मालामाल वीकली फिल्म में आपने उस नदी की कहानी आपने सुना होगा। तो मंजरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी जो है महाराष्ट्र से निकलती है और इसका नाम है मंजरा। और मंजरा फिर आगे एक जलाशय में तेलंगाना में पड़ता है जिसका नाम है निजाम सागर। निजाम सागर। निजाम सागर में अपना जल डालती है और फिर आगे ये जाके क्या है? गोदावरी में मिल जाती है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है मेहर। तो इस तरीके से गोदावरी की कई सहायक नदियां हैं। तो हमने देखा कि कई नदियां हो गई। ये क्रम पूछा जाता है, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी और महानदी। महानदी के बाद क्या है? गोदावरी। और गोदावरी के नीचे क्या हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो इसको साफ कर देते हैं। कौन सी नदी? कृष्णा। अब देखिएगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है। आपको मैं बताऊं कृष्ण क्या है? एक बहुत बलशाली नायक थे, पौराणिक नायक थे। और तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये पूछा जाता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा की सहायक नदी के बारे में देखें तो इसकी कई सहायक नदियां हैं। जैसे आप देखते हैं कृष्णा के ऊपर जो है इस भीमा। अब आपको पता है कि कृष्ण और भीम एक ही काल के माने जाते हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो गई? भीमा हो गई। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा की सहायक नदी या भीमा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। फिर इसकी अन्य और कई सहायक नदी है जिसमें दक्षिण में घाटप्रभा, फिर मालप्रभा और इसके दक्षिण में इसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो इस तरीके से इसकी कई सहायक नदियां हैं, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है वो भी इसी की सहायक नदी है। किसकी? मूसी। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। अब प्रश्न पूछा जाता है हैदराबाद किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है।
इसकी लंबाई लगभग, कृष्णा की नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है और ये महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना होते हुए कहाँ पहुँचती है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र देख लिए, इनकी सहायक नदियों के बारे में देख लिया। अब शेष नदियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जिनमें से पेन्नार नदी है, या पेन्नार नदी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पेन्नार नदी कौन सी? पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। और पेन्नार की जो सहायक नदी है उसका नाम है कुरेंदु। कुरेंदु, तो कई बार पूछा जाता है कुरेंदु किसकी सहायक नदी है? तो कुरेंदु जो है पेन्नार की सहायक नदी मानी जाती है। इसकी जो अन्य एक सहायक नदी है जिसका नाम है पापागनी। तो ये पूछा जाता है पापागनी किसकी सहायक नदी है? पापागनी, तो पापागनी जो है पेन्नार की सहायक नदी है। उसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक होते हुए ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पुडुचेरी होते हुए, पुडुचेरी का जो एक भाग है कराईकाल होते हुए ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी केरल से निकल के आती सहायक नदी हो जाती है। तो इसकी भी कई सहायक नदी हैं। कौन सी? कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कितने राज्यों में बहती है? तो ये 3 क्षेत्रों से होते हुए बहती है, जिनमें से कर्नाटक हो गया, दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा पुडुचेरी का कराईकाल। कराईकाल, और ये किसका भाग है? पुडुचेरी का भाग है। लेकिन यदि कावेरी जल विवाद के बारे में बात किया जाए तो कावेरी जल विवाद में केरल भी शामिल हो जाता है, क्योंकि केरल से भी एक इसकी सहायक नदी आती है और यहाँ पर मिल जाती है। कावेरी को तमिल भाषा में पोन्नी के नाम से जाना जाता है, और ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और यहीं पर पड़ेगा कोगाडू जिला, और यहाँ से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका भी अपवाह क्षेत्र है, कई सारे जल विवाद हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी सहायक नदियों में काबिनी, भवानी, अमरावती है। कौन सी है? काबिनी, भवानी, अमरावती। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये पूछा जाता है, ये कावेरी की सहायक नदी है। उसके बाद एक नदी और दिखाई देती है जिसका नाम है वेंगई नदी। वेंगई, तो वेंगई काफ़ी दक्षिण में पड़ जाती है, जो यहाँ पर पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास से निकल के कहाँ दी जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से इन नदियों का क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम बताइए। अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है कौन सी? गोदावरी है। और इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आज समाप्त हो गया है। कल हम लोग बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो जो कल की क्लास होगी वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों से होगी। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।